हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 90+ क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट किया हुआ था विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया था कि वो कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो हमने सीख ली थी। तो आज हम उसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। एक फॉर्मूला COGS का जो हमारा इसमें पेंडिंग है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो आज COGS का फॉर्मूला भी प्लस विदाउट एडजस्टमेंट। अगर आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है, तो वो कैसे बनेगा आज हम वो भी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? ट्रायल बैलेंस। हमेशा हमने जो अकाउंटिंग साइकिल सीखी थी उसमें हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और उसके बेसिस पे हम तीन चीजें बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले आज हम बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। पूरा फॉर्मेट हमने सीख लिया था कि क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जिन्होंने नहीं देखी हुई है ये वीडियो, मतलब प्रीवियस वीडियो फॉर्मेट की, तो पहले आप वो जाके देख लेना ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ डेबिट में आएगी और कौन सी आएगी क्रेडिट में। तो देखो, ये फॉर्मेट होता था हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा। दोनों का ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट सेम होता है, हमने यही सीखा था। अब अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आता था टू ओपनिंग स्टॉक। जो 1 अप्रैल को आपका स्टॉक है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। देखो, ऐसे आपको ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस, यहाँ तक है पूरा आपका। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक ढूंढो, यहाँ पे ये रहा, डेबिट में दे रखा है। जितनी भी आपकी एसेट्स और एक्सपेंसेस होंगे वो हमेशा आपको डेबिट में मिलेंगे। जितनी भी आपकी इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल होगी वो आपको क्रेडिट में मिलेगी। इसमें कहाँ बच्चे गलती करते हैं हम वो भी देखेंगे। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना, 1,76,000, तो यहाँ लिख देते हैं 1,76,000। पहला काम हो गया। इसके बाद हमारा आता था यहाँ पे परचेज। परचेज देखो ये दे रखा है डेबिट में 6,83,000, इसको भी लिख देते हैं। अब परचेज में हम माइनस करते थे परचेज रिटर्न। इसमें बच्चे गलती करते हैं, एक तो बच्चों को नाम नहीं याद होता, रिटर्न इनवर्ड है या आउटवर्ड। तो आउटवर्ड वाला परचेज रिटर्न होता है, इनवर्ड वाला परचेज और सेल रिटर्न होता है, याद रखना। अब देखो, अगर आपको यहाँ अलग अलग नाम दिए होते, रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड, तो आप इजीली निकाल लेते कौन सा इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है। बट अगर आपको सिर्फ रिटर्न्स लिखा हुआ है और बता नहीं रखा कौन सा इनवर्ड है तो आउटवर्ड, तो याद रखना परचेज डेबिट में तो परचेज रिटर्न क्रेडिट वाला होता है, सेल्स आपकी क्रेडिट में तो सेल रिटर्न आपका डेबिट वाला होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न की वैल्यू है 22,000 आपकी, ठीक है। अब इसके अलावा आप लाइन वाइज चलते हैं। देखो, सेल्स यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिख ही लेते हैं बाय सेल्स 9,20,000 दे रखी है आपको। परचेज हमने लिख लिया, फिर ये आपका सेल रिटर्न है तो ये भी माइनस कर देते हैं इसमें से। सेल रिटर्न है 13,000। अब इसके आगे आपको दे रखा ओपनिंग स्टॉक, ये भी लिख लिया। कैरिज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स वाले सारे खर्चे कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग में, तो ये भी आपका यहीं पे आएगा कैरिज इनवर्ड्स के नाम से। कितना अमाउंट है? 24,000। इसको भी कर लेते हैं 0 0 0, ये आ गया 6,61,000 परचेज का। इसके बाद रेंट दिया। अब रेंट हमारा कहाँ जाता है? पीएनएल में, ट्रेडिंग में आता नहीं है तो ये तो आएगा नहीं। डिस्काउंट भी पीएनएल में जाएगा, प्रिंटिंग भी पीएनएल में, इंश्योरेंस भी पीएनएल में, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, मिसलेनियस एक्सपेंस, बैड डेप्ट, ये सारे किसके खर्चे हैं? आपके पीएनएल के। डेप्टर्स आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में आएगी। क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी, कैपिटल ड्राइंग्स, ये सब बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे प्रीमिसेस भी आपकी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। अब इसमें लास्ट जो चीज़ बच्चे भूल जाते हैं वो आपका होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हर बार बच्चे लिखना कई बार भूल जाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस के लास्ट में मिलेगा, सबसे नीचे 2,40,000। ये बन गया आपका बच्चों पूरा ट्रायल बैलेंस। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? क्रेडिट साइड का आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे। जोन सी साइड आपकी ज़्यादा आ रही है, मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो आपका होता है ग्रोस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपका निकल के क्या आता है? ग्रोस लॉस। तो हमारे वाला जो ये क्वेश्चन है इसमें ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट। जितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेना। ये होता है बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल सा ट्रेडिंग हो गया आधा, मतलब एक तरह से 1/3 क्वेश्चन खत्म। अब स्टार्ट करते हैं इसका पीएनएल अकाउंट। देखो बच्चों, अब कंटिन्यू करते हैं अपना पीएनएल। सबसे पहले जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया
तो वो यहाँ आ जाता है क्रेडिट साइड में, सेम अमाउंट जो आपका P&L में निकला हो। और अगर ग्रोस लॉस आया हो तो वो आ जाता है डेबिट साइड में, क्योंकि P&L में सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट साइड में आते हैं, सारी इनकम कहाँ पे आती है, क्रेडिट साइड में। अब दोबारा क्वेश्चन में आते हैं, सेल हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न हो गया, यहाँ तक हो गया था। रेंट, अब देखो ध्यान से सुनना जिसमें गलती होती है, रेंट का अमाउंट आपको दे रखा है डेबिट वाली साइड में, तो अगर डेबिट वाली साइड में, इसका मतलब हमने रेंट पेड किया, हमारे लिए एक्सपेंस है, चाहे रेंट हो, डिस्काउंट हो, इंश्योरेंस हो, या और कोई भी 2-3 चीज़ें आती है, कमीशन हो गया, अगर वो डेबिट में दिया है इट मीन्स हमने पेड किया है, हमारा एक्सपेंस है। अगर ये रेंट का अमाउंट क्रेडिट में लिखा होता तो हमें रेंट रिसीव्ड हुआ होता, हमारी इनकम हुई होती, फिर आपको डेबिट में नहीं क्रेडिट में लिखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले हम यहाँ लिखेंगे रेंट जितना अमाउंट है, फिर डिस्काउंट, फिर आपका प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, पोस्टेज, ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे जो आपके हैं, बेड डेप्ट्स, बस और कोई आपको खर्चा दे नहीं रखा। इनकम तो आपके पास कोई भी नहीं है। जितना भी इसका अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट है 37,500, प्रिंटिंग का 7200, इंश्योरेंस का 5000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 14,000, ये 6200, 9000 और 4000। ठीक है, ऐसे आपने सारे एक्सपेंसेस लिख लेने। अगर कोई इनकम है तो इनकम भी लिख लेनी है। फिर सेम जैसे ट्रेडिंग में किया था, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जितनी ज़्यादा आ रही है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंस वाली साइड ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। होंगे दोनों कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर। ये होता है आपका P&L। पेपर में दोनों साथ में ही बनते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L एक ही फॉर्मेट में कंटिन्यू बनते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट वाला करेंगे उसमें एक ही में बनाएंगे कंटिन्यू करके। अब P&L भी आ गया। अब लास्ट क्या बचा आपका बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट सीखते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होती है कि बैलेंस शीट बच्चों की मैच नहीं होती, वो देखेंगे क्यों नहीं होती। देखो बच्चों, बैलेंस शीट कैसे बनती है एक क्वेश्चन की, फाइनल स्टेटमेंट की। सबसे पहले आपने यहाँ लिखनी है कैपिटल। कहाँ है आपकी कैपिटल, ये रहा क्रेडिट वाला अमाउंट 5,25,000। इसमें से अगर आपको ड्राइंग्स गिवन है तो ड्राइंग्स हो जाती है माइनस, कि जितना पैसा ओनर ने निकाल लिया है वो माइनस हो जाएगा 19,100, प्लस ऐड कर देते हैं जितना आपका नेट प्रॉफिट आया हो। अगर नेट लॉस आया हो तो वो भी लेस होगा, प्रॉफिट आया हो तो ऐड कर देते हैं हम। हमारा जितना भी इसमें प्रॉफिट आएगा हम ऐड कर लेंगे और टोटल कर देंगे बाहर। इसके बाद फिर स्टार्टिंग में देखो सेल्स परचेज ये सब हो गया था हमारा यहाँ तक। क्रेडिटर, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के हमने स्टार्ट करना था। डेप्टर्स हमारी एसेट होती है तो एसेट में लिखेंगे। और कई बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे भी टू और बाय लगा देते हैं। बैलेंस शीट में टू बाय भी नहीं लिखना और ना ही डेबिट और क्रेडिट लिखना है। ना पे यहाँ पे जो आपने P&L में डेबिट क्रेडिट लिखा है वो भी नहीं लिखना और ना ही आपने टू और बाय लगाना है। तो यहाँ पे डेप्टर्स लिख देंगे। डेप्टर्स का अमाउंट हमें दे रखा है 2,20,000। फिर हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,28,000। लायबिलिटीज में आएंगे हमारे क्रेडिटर्स। इसके बाद आपको लोन दे रखा है, कोई भी लोन हो हमारी लायबिलिटी होती है, 50,000 का लोन दे रखा है। कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, प्रीमिसेस हमारी एसेट होती है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फर्नीचर भी हमारी एसेट है तो फर्नीचर भी यहाँ पे आएगा आपके एसेट में। अब सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ करते हैं बच्चे वो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल जाते हैं। जो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में गया था वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आता है जल्दबाजी में, बैलेंस शीट को टोटल करने के चक्कर में भूल जाते हैं। आप लोग ये गलती मत करना। और अगर मान लो कोई और एसेट है, कैश होती तो कैश भी यहीं आता, बैंक होता तो बैंक भी यहाँ आता, लायबिलिटी में अगर BP होता बिल्स पेबल यहाँ आता, बिल रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे आता। ये ऐसे बनता है आपका पूरा एक P&L का क्वेश्चन। आपकी जो 11th की बुक है उसमें 2 चैप्टर है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एक विद एडजस्टमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर है वो भी बस वो विद एडजस्टमेंट है। ये हमारा विदाउट एडजस्टमेंट करा है। 2-3 क्वेश्चन आप करो विदाउट एडजस्टमेंट के कि कैसे होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है कि ये चीज़ क्या आएगी। जैसे इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनकम टैक्स क्या लिखे, एक्सपेंस मान लेते हैं बच्चे और पीएनएल में डेबिट में लिख देते हैं, वो एक्सपेंस नहीं होता, वो ड्राइंग्स में आता है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस दिया है, अगर इंश्योरेंस की जगह लाइफ इंश्योरेंस होता तो वो ड्राइंग्स होती है, क्योंकि वो आप ओनर की पर्सनल लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो। तो ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऐसी मिस्टेक मत करना है, एग्जाम पे फ्री के मार्क्स चले जाएंगे। अब एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हर बार एग्जाम में आता है, उसका आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ और समझाता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। अब देखो बच्चों क्या होता है हमारा COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको आप कॉस्ट भी कह सकते हो, मतलब अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है तो उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है। मार्केट में बिकेगा सेलिंग प्राइस पे, लेकिन मेरे को इसको बनाने में कितना खर्चा आया उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अब नेट परचेज कैसे आती है, परचेज में से रिटर्न माइनस कर दो, परचेज रिटर्न माइनस कर दो तो वो होती है आपकी नेट परचेज। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो जितने भी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं या जो भी खर्चा परचेज से रिलेटेड है वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के एंड में स्टॉक बच गया उसे माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है आपका COGS। एक फॉर्मूला होगा ग्रोस प्रॉफिट का, वो क्या है, नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल का सेम अगेन, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर दो तो COGS आ जाता है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे ना, कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट को ही ब्रेक किया हुआ है। ये ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, ये क्रेडिट में आता है, तो इसको सबको माइनस कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट निकल के आ जाती है। अब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यही आपके ट्रेडिंग फॉर्मेट में होता है। कभी कभी इससे COGS के फॉर्मूले से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए भी दे देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, हमें ये आइटम्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल्स, परचेज ऑफिसेंट एंड सेल्स, और इस क्वेश्चन में बोला था ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें नेट सेल चाहिए और COGS चाहिए। अब COGS का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख, नेट परचेस, अब यहाँ रिटर्न तो है ही नहीं तो इसी परचेस को नेट परचेस मान लेंगे, 8,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा ये वाला, ये मत ले लेना, ये सेल से रिलेटेड खर्चा, ये P&L में जाता है, P&L का कोई एक्सपेंस नहीं लेना। तो 23,000 ये हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000। इससे आपका आ जाएगा COGS, ये लगभग आएगा 8,93,000 के करीब, कैलकुलेशन कर लेना। अब GP का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स कितनी है, 14,07,000, इसमें से माइनस कर दो 8,93,000, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख कुछ 14,000 के आसपास आ रहा होगा। ये एक क्वेश्चन है जो फॉर्मूले में आते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट COGS का जो क्वेश्चन आता है जिसपे GP ऑन कॉस्ट या GP ऑन सेल गिवन होता है, ये अलग से करेंगे, और साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला ऑल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वीडियो। ट्रेडिंग P&L की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपको विदाउट एडजस्टमेंट नहीं आएगा तो एडजस्टमेंट वाला तो किसी हाल में नहीं आएगा, और वो कम से कम 8 नंबर में लास्ट क्वेश्चन आपका वही मिलेगा पेपर में, 8 नंबर का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।